हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कई मुद्दों को देखेंगे। उनमें से सबसे जो पहला मुद्दा होगा वो होगा पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, पीईएस जिसे कहते हैं, पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। उसके बाद हम देखेंगे अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे देखने में हमें कई सारे कंसेप्ट देखने पड़ेंगे कि अर्थ की बायो कैपेसिटी क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, वो सब हमें उसमें देखना होगा। तो एक तो ये पीईएस देखना है, दूसरा हमें अर्थ ओवरशूट डे देखना है, इसके बाद हमें वेस्टलैंड एटलस रह गया था उसे भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे इंडेक्सेस हैं वो भी हमें देखने होंगे, तो इन सबको आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो ये कंसेप्ट क्या है, इसके नाम से बहुत कुछ क्लियर है। पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो सेवाएं देता है उसके लिए पेमेंट्स। अब इसको पूरे को डिटेल में हमें देखना है कि किसे देनी है और कौन देगा। अब जब पेमेंट्स आएगा तो पेमेंट जब किया जा रहा है तो इसमें दो पक्ष होंगे, एक पेमेंट करने वाला, एक पेमेंट लेने वाला। तो अब हम इसे खोल के देखते हैं कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, किसको देना है पेमेंट। तो देखते हैं, देखो इसको इस डायग्राम से समझाता हूं, फिर हम उसे पढ़ेंगे कि ये है क्या बेसिकली। देखो इस कंसेप्ट में बेसिकली ये है कि इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बदले में पेमेंट मिलेगा। इकोसिस्टम सर्विसेज के बदले में पेमेंट किया जाएगा। किया किने जाएगा? जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो होता क्या है, मान लो कि ये एक एरिया है वाटरशेड का। यहां पर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर जल का संग्रहण होता है और इस रिवर के माध्यम से ये नीचे आ रहा है। ये पूरा का पूरा वाटरशेड है इस रिवर का, जहां से पानी इसमें आता है। और यहां पर जो समुदाय रह रहे हैं, देखो ये छोटे छोटे हाउसेज हैं, यहां एक समुदाय रह रहा है और दूसरा देखो ये इसके किनारे एक शहर है, ये सिटी है। अब इस सिटी को जल की आवश्यकता है पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सब कार्यों के लिए इसे जल की जो आवश्यकता है वो क्या करेगा, या तो इस रिवर से पूरा कर ले या वो क्या करे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। अगर इस रिवर में जल साफ है तो इसका यूज कर सकता है वो सीधा सीधा। अगर इसका साफ नहीं है जल तो वो इसको ट्रीट करके यहां यूज करेगा, इसे ट्रीट करेगा। इसके अलावा अगर इसमें जल की मात्रा कम आ रही है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस वाटर का सीवेज का ट्रीटमेंट भी करेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, अन्य सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा इस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये शहर क्या करेगा, ये अपने रिसोर्सेज को, इस पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में क्या करेगा, खर्च करेगा। अब दूसरा जरिया ये हो सकता है कि हम क्या करें कि ये जो समुदाय है ये इस वाटर शेड का इस तरह से कंजर्वेशन करे, मैनेजमेंट करे कि यहां पर वनीकरण करे, यहां पर वो एग्रीकल्चर को थोड़ा कम करे, जिससे क्या हो, मिट्टी इसमें कम आए, पोल्यूटेंट इसमें कम आए। वनीकरण करेगा तो पानी छन छन कर नीचे आएगा, जिससे पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो अगर वो इसका बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करे तो ये शहर को पानी की उपलब्धता इसी रिवर से सुनिश्चित हो जाएगी, पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और पानी की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। मान लो इंडिया में हो तो मॉनसून पीरियड में क्या होगा कि इसमें अगर वनों की कमी है तो पानी जल्दी से यहां से बहकर इस रिवर में आएगा और क्या करेगा, बहकर चला जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में मॉनसून से पहले और सर्दी में यहां पर पानी की क्या हो जाएगी, कमी रहेगी। लेकिन अगर वनीकरण यहां पर किया गया है अच्छे से तो पानी धीरे 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 इस रिवर में आएगा और सालों भर इसकी आपूर्ति रह सकती है। तो ये होगा कैसे, अगर इस वाटर शेड का मैनेजमेंट क्या किया जाए, अच्छे से किया जाए। तो अब होगा क्या इस सिस्टम में, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज में, ये जो शहर है ये इस समुदाय को पेमेंट करेगा कि आपको मैं पेमेंट करूंगा और आप इन सर्विसेज को हमें सुनिश्चित करिए। आप इस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कीजिए, किसके माध्यम से, इस वाटर शेड के मैनेजमेंट के माध्यम से। आप इसका प्रबंधन अच्छे से कीजिए ताकि हमें यहां पर साफ जल मिले, पर्याप्त मात्रा में जल मिले सालों भर।
बाढ़ को भी रुकेगा, सॉइल इरोजन भी रुकेगा। तो ये सब सर्विसेज ये समुदाय क्या करेगा, इस वाटरशेड का बेहतर प्रबंधन करके उपलब्ध करवाएगा। इन्हें कहा गया है इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो यहां लिखा है वाटरशेड सर्विसेज क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल का साफ हो जाना, फ्लड रिस्क मिटिगेशन, बाढ़ से क्या हो उसका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्वीफर रिचार्ज अर्थात ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना, इरोजन मिनिमाइजेशन कि अपरदन है वो कम होगा। तो ये सारे इसके क्या है, सर्विसेज हैं जो इसके बेहतर प्रबंधन से हमें मिलेंगी। अब ये सर्विसेज जो देगा इसके बदले में से क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। देखो अब इस शहर के संदर्भ में अगर देखें तो इसने ये सर्विसेज दी, तो इसके बदले में ये शहर क्या करेगा, इसे पेमेंट उपलब्ध कराएगा। तो दोनों को फायदा हुआ, इस समुदाय को पेमेंट मिला और इस समुदाय को क्या मिला, सर्विसेज मिली। तो यही है पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। इन इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए इस शहर के द्वारा इन्हें पेमेंट किया गया। तो इस समुदाय ने ये सर्विसेज उपलब्ध करवाई और इस समुदाय ने इसे क्या किया, पेमेंट दिया। यही है पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो अपस्ट्रीम कम्युनिटी स्टीवर्ड एंड प्रोवाइडर्स ऑफ वाटरशेड सर्विसेज, ये प्रोवाइडर हैं वाटरशेड सर्विसेज के। और सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जल का शुद्धिकरण, फ्लड को, बाढ़ को कम करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, सॉइल इरोजन को कम करना। तो ये सारी सर्विसेज देंगे तो यहां पर जल की उपलब्धता क्या रहेगी, पर्याप्त रहेगी, साफ जल रहेगा, तो इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अदरवाइज इन्हें क्या करना पड़ता, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते, बाढ़ को रोकने के लिए काम करना पड़ता, तो सब कार्य इन्हें करने पड़ते, उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता, खर्चा करना पड़ता। तो अब क्या करेंगे, ये इसकी तुलना में क्या रहेगा, इनके लिए भी लाभदायक है कि इन्हें इस अल्टरनेटिव की तुलना में कम पेमेंट देना होगा। और इन्हें क्या होगा कि इन्हें की क्षतिपूर्ति इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में पूरी हो जाएगी और उससे कुछ बेहतर मिलेगा। अगर ट्रेडिशनली जो ये काम कर रहे हैं उससे इन्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगा इस समुदाय को। अगर यहां खेती कर रहे हैं तो उसकी तुलना में इन्हें क्या मिलेगा, ज्यादा पेमेंट मिलेगा। और इन्हें क्या होगा, इन्हें अल्टरनेटिव तुलना में जो वाटर ट्रीटमेंट करना है, इन्हें फ्लड को रोकना है, उस सब के जो खर्चा होगा उसकी तुलना में इन्हें कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो विकल्पों की तुलना में कम पेमेंट करेगा और ये क्या करेगा, ज्यादा पेमेंट प्राप्त करेगा जो उससे नॉर्मली प्राप्त होता है। तो दोनों को इसमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यही है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। सिंपल अगर मैं कहूं तो ये सर्विसेज देगा तो ये सर्विसेज प्राप्त करेगा। तो ये अगर सर्विसेज देगा तो इसे पेमेंट मिलेगा और ये क्या देगा, इसके बदले में इसे सर्विसेज देगा। तो ये साइकिल है, देखो ये सर्विसेज दे रहा है और ये सर्विसेज के बदले में इसे पेमेंट दे रहा है। कैश देगा, असिस्टेंस देगा, मटेरियल्स देगा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, किसी भी रूप में ये सहायता दी जा सकती है। तो यही है पेमेंट फॉर इको सिस्टम। अब इसको देख लेते हैं। देखो अब देखो ये एक पेमेंट का क्या रेंज होगा, क्या सिस्टम होता है वो देखो क्या है। इसमें बताया कि अगर बिजनेस एज यूजुअल है, अगर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इतना उन्हें रिटर्न मिल रहा है। अगर वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, देखो अगर ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इन्हें इतना पेमेंट मिल रहा है, ये यहां तक का। अब अगर वो क्या करें, इसका बेहतर प्रबंधन करेंगे तो उससे इसमें कुछ कम होगा, इनका रिटर्न कुछ कम हो जाएगा। उन्हें वनीकरण करना पड़ेगा, इस लैंड का बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो उनका रिटर्न यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में वो इतनी सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ये जो है ये एडिशनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। अगर वो इतना कम कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। देखो ये तो इनको मिल ही रहा है इतना। तो अब प्रोडक्शन पहले इतना था एज यूजुअल, अगर वो प्रबंधन नहीं करते, जो नॉर्मली चल रहा है, जो स्थिति यथास्थिति है, उसमें इतना इन्हें पेमेंट मिलेगा, इतना रिटर्न आएगा। लेकिन अगर वो क्या करते हैं, वाटरशेड का मैनेजमेंट करते हैं, उस एरिया का प्रबंधन बेहतर करते हैं, तो उनके इस रिटर्न में थोड़ी सी क्या होगी, कमी होगी। तो ये कमी हो गई यहां तक। लेकिन इसके बदले में उन्होंने इतनी सारी इकोसिस्टम सर्विसेज एडिशनली प्रोवाइड करवा दी। अब इसके बदले में उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अब इसके लिए पेमेंट कितना देना पड़ेगा, देखो उसकी रेंज डिसाइड किया है कि मिनिमम तो इतना मिलना ही चाहिए,
मिनिमम तो क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने इस लाभ को कम किया है। तो नॉर्मल कंडीशन में उन्हें इतना लाभ मिलता, तो वो तो इन्हें मिनिमम आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर ये सर्विसेज एक्स्ट्रा हैं, तो इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम तो आप उन्हें इतना दे सकते हो, और मिनिमम क्या है, मिनिमम इतना देना ही पड़ेगा। देखो, जो पहले उन्हें रिटर्न मिल रहा था उसके बराबर रिटर्न तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ये मिनिमम रिटर्न तो आपको उन्हें देना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर कितना देना डिपेंड करता है, यहां तक भी दे सकते हैं क्योंकि सर्विसेज इतनी तक की ही मिल रही हैं, तो मैक्सिमम जो होगा वो यहां तक होगा, मिनिमम यहां तक होगा। इस रेंज के बीच में कहीं भी आप उन्हें पेमेंट कर सकते हो। तो ये इसका डिसाइड होता है कि इन्हें भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनको रिटर्न मिल रहा था उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। देखो रेंज ही है, इसके बीच में होगा कहीं, तो इससे ऊपर कहीं भी होगा तो उन्हें जो पहले रिटर्न मिल रहा था उसकी तुलना में अब क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इस समुदाय को क्या होगा, फायदा होगा, और इस समुदाय को जो पेमेंट करेगा उसे ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। और इन सर्विसेज के लिए अदरवाइज उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता, तो उनका भी खर्चा बचेगा और इनका भी लाभ बढ़ेगा, तो दोनों को प्रॉफिट होगा। तो यही है आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो दोबारा से देख लेना, ये उन्हें नॉर्मल कंडीशन में क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है। लैंड मैनेज्ड प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिजनेस एज यूजुअल अगर चलेंगे तो इतना उन्हें रिटर्न मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करानी शुरू की बाय लैंड मैनेजमेंट से। अब लैंड को जब मैनेज किया तो उन्होंने क्या किया, वृक्ष भी लगाने पड़ेंगे, उन्हें खेती भी ढंग से करनी पड़ेगी, वो सब करने पड़ेगा। तो इनका जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो कम होके कितना हो गया, इतना। लेकिन ये सारी सर्विसेज उन्हें मिल गई बेनिफिट, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिले, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, वाटर की क्वालिटी बढ़ी, रेगुलेशन बढ़ा, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ बढ़ा, ये सारी सर्विसेज उन्हें मिली। अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कितना करेगा, इतना तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इस घाटे को पूरा कर देगा। तो मिनिमम तो ये हुआ, और मैक्सिमम ये जितना यह सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं मैक्सिमम तक, तो मैक्सिमम ये, मिनिमम ये। अब इनके बीच की रेंज आप डिसाइड कर लो कि क्या करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर मैं ये बीच का मान लूं, इन्हें यहां इतनी पेमेंट हुई तो इन्हें इतना प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं दूसरे की वजह से देखूं तो उन्हें अगर नॉर्मली करना पड़ता तो इतना सारा उन्हें पे करना पड़ता, तो उन्होंने इसकी तुलना में थोड़ा कम किया, तो दोनों को फायदा हुआ। तो ये था आपका पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इसको देख लेते हैं, पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो, द टर्म PES is used to describe scheme in which the beneficiaries or users of ecosystem services, इकोसिस्टम सर्विसेज को यूज करने वाले प्रोवाइड पेमेंट टू द स्टीवर्ड और प्रोवाइडर्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज का यूज करने वाले पेमेंट करते हैं। शहर वाले उन जो ग्रामीण समुदाय के उनको पेमेंट करेंगे। देखो ये ए था और ये बी था, ये ए और ये बी, तो इन्होंने इन्हें क्या दी, सर्विसेज दी, और इन्होंने ये क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया, बस। तो ये सर्विस प्रोवाइडर ने इसको क्या दिया, सर्विस, और इन्होंने इसके बदले में क्या किया, पेमेंट किया। यही है पेमेंट्स फॉर इको सिस्टम सर्विसेज। आगे देखो, इसमें क्या लिखा है, इकोसिस्टम सर्विसेज आर द बेनिफिट्स वी डेराइव फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हम प्राकृतिक पर्यावरण से जो सर्विसेज प्राप्त करते हैं वही है इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे द प्रोविजन ऑफ फूड, वाटर, टिम्बर एंड फाइबर, अंडरलाइंग फंक्शन सच एज सॉइल फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। जितने भी ये सारी सर्विसेज हैं ये किस में आएंगी, इकोसिस्टम सर्विसेज में आएंगी। इसके बाद देखो, इन प्रैक्टिस PES ऑफन इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ पेमेंट टू लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्स मैनेजर्स। किसको पेमेंट दी जाती है, लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्स मैनेजर्स को, जो इस भूमि का प्रबंधन करते हैं या प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। इन रिटर्न फॉर गारंटीड फ्लो ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, कि वो इकोसिस्टम सर्विसेज का गारंटीड फ्लो सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा है, ओवर एंड अबव व्हाट वुड अदरवाइज बी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पेमेंट। जो ये सर्विसेज हैं वो कैसी होंगी, जो सामान्यतः सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे ऊपर की होंगी। जो नॉर्मली वो गांव पहले से प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा।
मैनेजर आपने उसको अच्छे से किया, उसके बाद जो अतिरिक्त सेवाएं जो दे रहे हैं उसके लिए उसे पेमेंट किया जाएगा। मान लो पहले से जो वो फ्लड का क्या कर रहा है, रोक रहा है, वाटर क्वालिटी पहले से ठीक ठाक है, अब उसमें जो वो सुधार करेगा उसके लिए उसे पेमेंट मिलेगा। नॉर्मली जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए पेमेंट नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में वो सर्विस प्रोवाइड करवा ही रहा है, उसके लिए पेमेंट नहीं। जब उसने मैनेजमेंट किया और जब उसमें सुधार हुआ, सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई, उस ग्रोथ के लिए, उस वृद्धि के लिए उसे पेमेंट किया जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है। पीएस therefore provide an opportunity to put a price on previously unpriced ecosystem services। देखो, पहले इन इकोसिस्टम सर्विसेज का कोई मूल्य नहीं था, अब क्या किया है, ये जो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज ये जो है, ये क्या करता है, उन इकोसिस्टम सर्विसेज को मूल्य प्रदान करता है, उनकी वैल्यू बनाता है। तो पीएस therefore provides an opportunity to put a price on previously unpriced ecosystem services like climate regulation, water quality regulation and the provision of habitat for wildlife। इन सब के लिए वो क्या करेगा, अब उसको मूल्य दे रहा है, अब उसकी क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है उन्हें। एंड इन डूइंग सो ब्रिंग देम इनटू द वाइडर इकोनॉमी, और इन सब को इकोनॉमी में शामिल कर रहा है। तो इन सब सर्विसेज को वो क्या करता है, मूल्य प्रदान करके उन्हें इकोनॉमी में शामिल कर रहा है। The novelty of PES arises from its focus on the beneficiary pay principle as opposed to the polluters pays principle। देखिए, दो तरह की प्रिंसिपल है। एक तो क्या करता है, पोल्यूटर पे करता है, मैंने पोल्यूशन किया तो उसके बदले में मैं पे करूंगा, तो इससे वायुमंडल को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या है, एक बेनिफिशियरी पेज प्रिंसिपल, कि बेनिफिशियरी जिसे लाभ मिल रहा है वो पे कर रहा है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, बेनिफिशियरी पेज प्रिंसिपल पर काम करता है, ना कि पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पर। आप पोल्यूशन करोगे तो आपको उसके क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। इसमें बेनिफिशियरी जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो पे कर रहा है। आगे देखो, और इसमें क्या क्या देखो, पीएस में भी पॉजिटिव फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव, जो बायर खरीदार है, जैसे वो शहर था, उसकी दृष्टिकोण से ये क्या है, पॉजिटिव है। इफ द पेमेंट्स आर लेस देन दोज एसोसिएट विद एनी अल्टरनेट मींस ऑफ सिक्योरिंग द डिजायर्ड सर्विसेज, उनके लिए लाभदायक होगा अगर वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव जो साधन है उनकी तुलना में क्या रहे, कम। मान लो पानी की गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए, मान लिया पानी की गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए वो पर मंथ 1 लाख रुपया लगाते हैं। शहर में, छोटा सा शहर है, पर मंथ 1 लाख रुपए का खर्चा है वाटर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, अगर वो प्लांट लगाते हैं। अगर इन्हें इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उस समुदाय को 50,000 पर मंथ भी देना पड़ा, तो इनके लिए वो क्या है, लाभदायक। और उस समुदाय की जो इनकम थी पर मंथ, अगर मैं मान रहा हूं, ये होता नहीं है, मान रहा हूं कि अगर उनकी पर मंथ की इनकम 20,000 थी तो इन्हें 50,000 मिला, तो इनकी इनकम में कितने की बढ़ोतरी हुई, 30,000 की। तो इन्हें लाभ इसलिए हुआ कि इन्होंने लाख की तुलना में कम दिया, 50,000 दिया। गांव वालों को क्या हुआ, 20 की तुलना में 50 मिलने लगा, तो उनका 30 बढ़ गया, तो इनको भी लाभ हो गया और इनको भी लाभ हो गया। तो ये दोनों के लिए क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। अगर वो जो रेंज मैंने बताई थी, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज, वो अगर क्या हो, सही से डिसाइड करके एक क्या हो, उचित मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, प्रोवाइडर को भी बेनिफिट होगा और जो बेनिफिशियरी हैं उन्हें भी फायदा होगा, तो दोनों को फायदा होगा। तो आगे हो गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, PS may be positive from a buyer's perspective if the payment are less than those associated with any alternative means of securing the desired सर्विस। उसका कोई विकल्प अगर ढूंढे उसकी तुलना में अगर ये पेमेंट कम है तो फायदेमंद रहेगा। अब इधर देखो, पीईएस स्कीम में भी पॉजिटिव फ्रॉम ए सेलर्स पर्सपेक्टिव, जो बेचने वाला है, जो ग्रामीण समुदाय है, उसकी दृष्टिकोण से भी ये क्या है, पॉजिटिव हो सकती है। इफ द लेवल ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, जो पेमेंट प्राप्त करता है, एटलीस्ट कवर द वैल्यू ऑफ एनी रिटर्न फोरगोन एज ए रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द एग्रीड इंटरवेंशन। अगर इनको वो प्रबंधन करता है तो उसको जो होने वाला लॉस है अगर एटलीस्ट कवर हो जाए तब भी वो क्या है, उसके लिए ठीक है।
जितना, अगर वो मिनिमम जो पेमेंट उसे कितनी मिलनी चाहिए, जो उसको एग्रीकल्चर रिटर्न आ रहा था, अगर उसके बराबर भी अगर इसे मिल जाए तो भी उसके लिए क्या है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा और ज्यादा हो गया तो और बेनिफिट वाला है। तो दोनों के दृष्टिकोण से क्या है, ये लाभदायक है। अगर इनको अल्टरनेट की तुलना में कम देना पड़े और इन्हें जितना उनका लॉस हो रहा है उतना मिल जाए या उससे ज्यादा मिल जाए, तो क्या है, दोनों के लिए लाभदायक हो जाएगा। अब ये काम का है, देखो, द फर्स्ट एवर पीईएस एग्रीमेंट was signed between the Village Forest Development Society VFDS and the पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल ने क्या किया था, पीईएस सिस्टम लागू किया था विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, फॉर्मलाइज्ड इन अक्टूबर 2010। इट इज ए रूरल अर्बन एंगेजमेंट मॉडल फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया। कि वो क्या करेंगे, जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे, वाटरशेड का मैनेजमेंट करेंगे, इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कौन देगा, पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल देगी हिमाचल प्रदेश की, ग्रामीण समुदाय को। ग्रामीण कौन से हैं, विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। उसके आसपास के गांव जो होंगे उनमें विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसको पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये वीएफडीएस क्या है, सेलर हैं, और ये कौन है, पीएमसी क्या है, बायर है। तो ये रूरल अर्बन मॉडल है कि रूरल क्षेत्र को पेमेंट दिया जाएगा और अर्बन क्षेत्र सर्विसेज को प्राप्त करेगा। और सर्विसेज कौन सी थी, वाटर सप्लाई की। ठीक है, अब पालमपुर पीएस मॉडल इज ए स्टेप फॉरवर्ड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज का जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या करेगा, उससे उसका सामना करने में सहायता करेगा। एंड कैन पोटेंशियली बी अडेप्टेड फॉर अदर नेचुरल रिसोर्सेज इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अन्य रिसोर्सेज के लिए भी अन्य क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। जैसे वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप इस क्षेत्र में निर्वनीकरण मत करो, मानवीय गतिविधियों को कम करो, ताकि वाइल्ड लाइफ का क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, ये पेमेंट करेंगे। तो ये मॉडल भी हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी हो सकता है। तो अलग अलग सर्विसेज को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये था आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आपका था पहला। तो याद रखना है, ये भारत में सबसे पहले 2010 में लागू हुआ था, पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल और विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच में रूरल अर्बन मॉडल था। तो ये आपका खत्म होता है पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। अब हम बात करते हैं अर्थ ओवरशूट डे। देखो, अर्थ ओवरशूट डे का मतलब अर्थ का क्या करे, अपनी सीमा को पार कर गई है, ज्यादा यूज हो गया है। इसके संदर्भ में बताता हूं ये है क्या। मुख्यतः ओवरशूट डे का मतलब है कि हम अपनी जो सीमा थी उसको क्रॉस कर गए हैं। हमें एक साल में जितने संसाधन यूज करने चाहिए थे हम उससे ज्यादा कर गए। यही है अर्थ ओवरशूट डे, हम उस सीमा को पार कर जाते हैं। अब इसको समझाता हूं। देखो, इसको समझने के लिए दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट है बायो कैपेसिटी का। इसे बोलते हैं जैव क्षमता। देखो, बायो से कैपेसिटी क्या होती है, जैव क्षमता ये होती है कि एक साल में जितने संसाधनों का अर्थ रिन्यू करती है, मतलब पुनरुत्पादन करती है, एक साल में संसाधनों का नवीकरण या रिन्यू, एक साल में जितना अर्थ क्या करेगी, संसाधनों को जनरेट कर देगी, उत्पादन कर देगी, वही क्या है, बायो कैपेसिटी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक कोई पॉन्ड है, ये तालाब है एक। इस तालाब में हर साल 1000 मछलियां पैदा होती हैं, नई मछलियां पैदा होती हैं। पिछली कितनी है इसको नहीं काउंट करना, 1000 नई मछलियां पैदा होती हैं, न्यू फिशेस। 1000 जो नई फिश पैदा हो रही हैं, ये इस पॉन्ड की एक साल की क्या है, बायो कैपेसिटी। जितना इस पॉन्ड में नई मछलियां उत्पादित हुई एक साल में, वही इसकी क्या है, बायो कैपेसिटी।
उसी तरह अर्थ भी क्या करती है, एक साल में जितने संसाधनों को रिन्यू कर देगी। उसमें क्या होगा, ओशन में भी होगा, फिशेज का स्टॉक भी तो होगा, कितनी फिशेज नई पैदा हो जाएंगी एक साल में, कितने वन नए लग जाएंगे, कितने चारागाह विकसित हो जाएंगे, वो सब रिन्यू में आता है। वही है अर्थ की बायो कैपेसिटी। तो अर्थ एक साल में जितने संसाधनों को क्या कर देती है, रिन्यू कर देती है, वही क्या कहलाती है, बायो कैपेसिटी। अर्थात हम एक साल में जो अर्थ ने रिन्यू किया, पुनरुत्पादन किया, वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है। उन्हीं का हमें क्या अधिकार है कि हम एक साल में उन्हें यूज करें। अगर हम उससे ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे संसाधन क्या होने लग जाएंगे, कम। अब इसको मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो। अगर ये पॉन्ड था, इसमें 10,000 मछलियां थी, ये इसका क्या है, बेसिक, मतलब 10,000 इसका बेस है। ये इसका क्या मान लूं, बेस है, 10,000 मछलियां इस पॉन्ड में है। हर साल इन्होंने कितनी उत्पादित करती हैं, 1,000 हर साल। अगर मैं कहूं 2020 में कितनी मछलियां पैदा होंगी, इसमें 1,000 मछलियां पैदा होंगी। तो ये 1,000 जो है, ये इसकी क्या है, बायो कैपेसिटी। अब दूसरा शब्द यहां यूज होगा, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब अगर मैं मान लूं यहां एक छोटा सा गांव है, वो एक साल में यहां से क्या करता है, 1,100 मछलियां क्या करता है, निकाल लेता है। अगर वो क्या करता है, 1,100 मछलियां निकाल लेता है, तो उसने इसकी क्या की, क्षमता से ज्यादा निकाल लिया। ये जो है 1,100 मछलियां, ये इस गांव की इस पर क्या है, मांग है। ये गांव 1,100 मछलियां इससे निकालता है, तो ये इसकी डिमांड है इस पर। यही क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जो इस गांव की इस पर डिमांड है, वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जो इसकी पुनरुत्पादन क्षमता है, रिन्यू करने की क्षमता है, वो क्या है, इसकी बायो कैपेसिटी। तो अगर ये क्या करेगा, इस विलेज इससे क्या करेगा, 1,000 निकालता है तो बैलेंस में है मसला। अगर ये विलेज इससे 1,100 निकालता है तो हर साल 100 का क्या हो जाएगा, मछलियों की कमी हो जाएगी। तो वो 100 मछलियां इस बेस में से कम होंगी। तो ये मछलियां क्या रह जाएंगी, हर साल 100 की दर से क्या होती चली जाएंगी, कम होती जाएंगी। और कुछ सालों के बाद पूरा के पूरे इस पौंड से मछलियां क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्योंकि हर साल ये जो 100 एक्स्ट्रा था, वो किस में से कम होगा, इस आधार में से कम होगा। तो लगातार ये कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये सारी की सारी मछलियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाता। इतनी बात समझ में आई। देखो दो चीजें यहां से क्लियर हुई कि बायो कैपेसिटी क्या है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इस गांव का इस पर क्या है, डिमांड है। अगर पूरे अर्थ के संदर्भ में रहूं, तो अर्थ पर जितने जीव रह रहे हैं, उनके द्वारा अर्थ पर जो डिमांड है संसाधनों की, वही क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हमारे द्वारा अर्थ के संसाधनों की जो डिमांड है, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और अर्थ द्वारा एक साल में जो रिन्यू करने की क्षमता है, वो है बायो कैपेसिटी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, अगर बायो कैपेसिटी बराबर है किसके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के, 1,000 ही क्षमता है और 1,000 ही इसकी डिमांड है, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या इससे कम भी होगा तो भी चल जाएगा। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि आगे भी लोग, जो आने वाली पीढ़ियां, उन्हें भी फिश स्टॉक मिलता रहेगा, 1,000 हर साल मिलता ही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब अगर क्या हो, बायो कैपेसिटी क्या हो जाए, ज्यादा, सॉरी इसमें मैंने गलत कर लिख दिया शायद। ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ये गलत निशान लगा दिया। बायो कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है या क्या हो, बराबर हो।
अगर ये दोनों क्या है, बराबर है, वो तो मैंने बताया ही था। और अगर क्या हो, ये बायो कैपेसिटी ज्यादा है, अगर इसकी डिमांड 900 है, तो भी ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर क्या बायो कैपेसिटी, जो इसकी पुनरुत्पादन करने की दर है, रिन्यू करने की दर है, वो इसकी डिमांड से क्या हो, ज्यादा हो या क्या हो, इसके बराबर हो, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल। तो आने वाली पीढ़ियों को हर साल 1000 का स्टॉक मिलता रहेगा। अब क्या हो, अगर क्या हो, यहां डिमांड 1100 की आ गई और ये कितनी है, 1000, तो ये ज्यादा है इससे, तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हर साल 100 की कमी होती चली जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, तो बायोटिक कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये डिमांड को दर्शाता है और ये सप्लाई को दर्शाता है, कि सप्लाई कितनी हो रही है एक साल में, और ये डिमांड को दर्शा रहा है कि हम कितना इससे निकाल रहे हैं। अब आगे देखो, अब वो क्या कहता है। अब अर्थ ओवरशूट डे क्या है। अब देखो, अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ है कि मान लो ये 1000 था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का स्टॉक, और हमारी डिमांड इस पर थी कितनी, मान लिया मैंने 1500 डिमांड थी। तो हमने क्या किया, मान लो मैंने 28 जुलाई को ये जो 1000 था, 1000 का स्टॉक क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 1 जनवरी से हमने क्या किया, ये पूरे एक साल में ये स्टॉक जो था वो 1 जनवरी से लेकर कब तक का है, 31 दिसंबर तक का है। 1000 मछलियां पैदा होंगी, तो ये स्टॉक हमने क्या किया, अगर 28 जुलाई तक ही खा लिया, तो इसके बाद के जो दिन होंगे वो क्या है, ओवरशूट। हम अपने सीमा से क्या कर रहे हैं, पार कर गए हैं उसको। तो ये जो दिन होगा, जिस दिन हम इस 1000 को खत्म कर देंगे, इस 1000 का उपभोग कर लेंगे, वो दिन क्या कहलाएगा, अर्थ ओवरशूट डे। इसके बाद जो अर्थ जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो ओवरशूट है, अर्थ की क्षमता से क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला जो है, ये हमारे घाटे को दर्शाता है। ये जो 500 जो कम होगा, अब इसके आगे अगर मान लो हमने कितना खा लिया, 500, तो ये क्या कर रहा है, 500 की कमी दर्शा रहा है, ये हमारा घाटा है। हमें क्या करना था, पूरे साल में 1000 खाना था। देखो हमारे पूरे साल के लिए कितना था, रुको एक सेकंड और बताता हूं। ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है। यहां तक के लिए हमें कितना मिलना था, 1000 हमारी क्या थी, क्षमता थी, बायोटिक कैपेसिटी थी, बीसी। हमें साल में इतना ही यूज करना था, ये हमारी लिमिट थी, यूं कहो कैप था ये हमारा। लेकिन हमने क्या किया, ये 1000 यहीं खत्म कर डाला। 28 जुलाई में यही लिखा था, 28 जुलाई में हम 1000 को क्या कर गए, कंप्लीट कर गए। तो ये वाला जो दिन है, इसके आगे क्या हो गए, हम ओवरशूट कर गए, सीमा पार कर गए। तो इस वाले में हमने कितना खाया, 500। तो ये 500 हमारे किसको दिखाता है, घाटा को दर्शा रहा है। अगर मैंने स्टॉक कितना माना था, 10,000 का स्टॉक माना था, तो अब ये स्टॉक कितना रह जाएगा, 9,500 का स्टॉक रह जाएगा, क्योंकि ये 500 क्या हो गया, कम हो गया। अगर इतना जाता, ये तो हमने पैदा किया ही था, तो ये अगर हम यूज कर लेते तो हम घाटे में नहीं रहते। लेकिन ये जो हमने यूज किया एक्स्ट्रा, ये हमारे घाटे को दर्शा रहा है। और ये जो डेट है, ये दिखा रही है कि हम किस दिन इस लिमिट को क्रॉस कर गए। तो इसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे, कि हमने एक साल का बजट जो था, वो हमने 28 जुलाई को खत्म कर डाला। अब इसके आगे हम क्या चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। तो ये है अर्थ ओवरशूट डे। इस दिन अर्थ की सीमा को हम क्या कर गए, पार कर गए। तो ये क्या हो रहा है, 1970 के दशक में हमने अर्थ ओवरशूट किया था, कि जो सीमा थी उसको हमने पहली बार जो क्रॉस किया था 1970 के दशक में क्रॉस किया था। उसके बाद लगातार से ये दिन क्या हो रहा है, पीछे खिसकता आ रहा है। शुरू में ये था अक्टूबर में, फिर नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने ही हम घाटे में चलते थे। फिर ये अक्टूबर से पीछे खिसका, सितंबर में आया, फिर क्या आया, अगस्त में, जुलाई में, इस तरह से पीछे खिसकता आ रहा है। मतलब हमारे घाटे के जो दिन है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
कोई दिक्कत इसमें? तो ये बता रहा है कि किस दिन हम अर्थ की सीमा को पार कर देते हैं और बचे हुए भाग हमारे घाटे को दर्शा रहा है, और हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, पीछे आते जा रहे हैं, अर्थात घाटे के महीने बढ़ते जा रहे हैं। देखो, अगर हम यहां दिसंबर में पूरा होता तो कोई ओवरशूट नहीं, अगर 1 दिसंबर में आता तो ये बाकी के दिन हमारे घाटे के रहते, नवंबर में आता तो ये वाला पार्ट घाटे का, अक्टूबर में है तो ये वाला भाग, सितंबर में है तो ये वाला भाग, अगस्त में है तो ये वाला भाग। तो ये अब जो दिन है घाटे के वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात हम जो हमारा ओवरशूट है वो पीछे की ओर खिसकते चले आ रहे हैं। इसे बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। और ये लगातार क्या हो रहा है, पीछे की ओर खिसकता चला आ रहा है 2019 तक। इस बार 2020 में ये थोड़ा सा क्या हुआ है, आगे बढ़ गया है। उसका रीजन है लॉकडाउन, सारी गतिविधियां कोरोना की वजह से बंद हो गई, तो अब पहली बार ये क्या हुआ है, थोड़ा सा आगे की ओर खिसका है, इस तरफ से इस तरफ की ओर आया है। वरना ये यहां से अक्टूबर में पहली बार जब आया था 1970 के दशक में, अक्टूबर से खसकता 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 इधर आ गया है। अब पहली बार ये हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा इधर गया है। तो यही था अर्थ ओवरशूट डे। अब बाकी चीजें इसकी देख लेते हैं कि क्या है। तो अब इसको मैं पढ़ देता हूं क्या है। द अर्थ ओवरशूट डे फेल ऑन 29 जुलाई 2019। 2019 में 29 जुलाई में आया था, अर्थात 29 जुलाई को हमने 1 साल का कोटा कंप्लीट कर दिया था, हम उसका उपभोग कर चुके थे। अर्थ ओवरशूट डे 2020 लैंड्स ऑन अगस्त 22। देखो, अब जुलाई से अगस्त में पहुंच गया, 22 अगस्त में। उसका रीजन क्या है 2020 में? कोरोना। उसकी वजह से सारी आर्थिक गतिविधियां थोड़ी कम हुई, तो उसकी वजह से CO2 का पोल्यूशन, बाकी सब चीजों का पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ, हमारी डिमांड कम हुई, तो ये सब था। देखता हूं, मोर देन 3 वीक्स लेटर देन इन 2019, 3 सप्ताह लेट हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के हिसाब से ये 3 वीक क्या हो गया, आगे हो गया है। ठीक है। द डेट रिफ्लेक्ट्स द 9.3% रिडक्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रॉम जनवरी 1 टू अर्थ ओवरशूट डे कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर हम लास्ट पीरियड की तुलना में कंपेयर करें तो ये 29 जुलाई तक के जो टाइम में हमारा जो रिडक्शन है वो 9.3 का हुआ है। जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, हमारा फुटप्रिंट है, वो क्या हुआ है, 9.3% रिडक्शन हुआ है। देखो, द डेट रिफ्लेक्ट्स द 9.3% 9.3% रिडक्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थात हमारी डिमांड, उसमें 9.3% की कमी आई है फ्रॉम जनवरी 1 टू द अर्थ ओवरशूट डे कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल की तुलना में इस साल का अगर कंपेयर करें तो उसी अवधि में हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो 9.3% क्या हुआ है, कम हुआ है। तो डिमांड कम हुई है, तो आपका दिन क्या आएगा, इधर की ओर खिसक आएगा। आगे देखो, विच इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। कोरोना वायरस के कारण होने वाले लॉकडाउन के कारण अराउंड द वर्ल्ड डिक्रीजेस इन वुड हार्वेस्ट, जो लकड़ी को हम जो हार्वेस्ट करते हैं उसको कम हुआ, एंड CO2 इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का इमिशन भी क्या हुआ, कम हुआ। जब वाहन नहीं चल रहे, इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल का इमिशन क्या हो गया, कम हो गया। कंबशन आर द मेजर ड्राइवर बिहाइंड द हिस्टोरिक शिफ्ट इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये हिस्टोरिकल है एक तरह से कि बहुत लंबे समय बाद क्या हुआ, ये आगे की ओर शिफ्ट हुआ है, अदरवाइज ये इधर ही आ रहा था। Each year Earth Overshoot Day marks the date when humanity has used all the biological resources that Earth can renew during the entire year। उस डेट को बताता है जब ह्यूमैनिटी या मानवता उन सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज कर लेती है, उस तारीख को बताता है जिस दिन हम सब के सब रिसोर्सेज को या यूज कर देते हैं जो रिन्यू हुए हैं उस साल में। ठीक है, देखो ये लिखा है, ईच ईयर अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी हैज यूज्ड ऑल द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सभी जैविक संसाधनों का यूज कर लेती है, दैट अर्थ कैन रिन्यू ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, जो अर्थ रिन्यू करती है पूरे एक साल में। ठीक है, ह्यूमैनिटी करंटली यूजेस 60% मोर देन व्हाट कैन बी रिन्यूड और एज मच एज इफ वी लिव्ड ऑन 1.6 प्लेनेट। अर्थात जो हमारी क्षमता है उसकी तुलना में हम क्या कर रहे हैं, 60% अतिरिक्त यूज कर रहे हैं। जैसे 1000 था और आगे 500 था, तो ये वाला जो पार्ट है ये 60% के बराबर है।
तो हम 60% अतिरिक्त यूज कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए था। तो वो 60% अतिरिक्त है, अर्थात हम एक अर्थ की जगह हम 1.6 अर्थ का यूज कर रहे हैं। एक अर्थ में तो 1000 निकल रहे थे, 600 और निकला, अर्थात 1.6 अर्थ और लग गए। तो हम 1.6 अर्थ के बराबर क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। ये समझ में आया? 60% मोर का मतलब क्या, एक अर्थ ने तो क्या किया, 100 पैदा किया, अगर 60 और यूज करना है तो अर्थात हमें 0.6 अर्थ और चाहिए। तो 1.6 अर्थ पर हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उतने संसाधनों का हम यूज कर रहे हैं। तो ये 0.6 क्या बता रहा है, हमारे घाटे को बता रहा है। और इस घाटे की वजह से लगातार हमारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो ये सब किसकी वजह से है कि हम अर्थ को क्या करते जा रहे हैं, ओवरशूट करते जा रहे हैं। आगे देखो, फ्रॉम अर्थ ओवरशूट डे अंटिल द एंड ऑफ द ईयर ह्यूमैनिटी ग्रोज द इकोलॉजिकल डेफिसिट which has been increasingly steadily since the world fell in ecological overshoot in the early 1970s। 1970 के बाद से हम लगातार क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं और घाटे में चल रहे हैं। अर्थ ओवरशूट के बाद का जो पीरियड है वो घाटे को दर्शाता है, यही इसमें बताया है। अब आगे देखो क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द डेट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे फॉर ईच ईयर, हर साल इस डेट को निश्चित करने के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये संस्था है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट ईयर दैट अर्थ्स बायोकैपेसिटी सफिसाइज टू प्रोवाइड फॉर ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये वही बात कर रहा है कि उन दिनों की कैलकुलेशन करता है जितने दिन वो जो नया रिन्यू हुआ है वो सप्लाई कर पाएगा, अर्थात कि उन दिनों की कैलकुलेशन करता है जितने दिन ये 1000 फिशेज चल पाएंगे। इसका कहने का अर्थ यही है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये काउंट करता है कि ये 1000 मछलियां कितने दिन चलेंगी, बस यही लिखा है। देखो, टू डिटरमाइन द डेट ऑफ द अर्थ ओवरशूट डेट, उस डेट को डिसाइड करने के लिए तो ये वाली डेट क्या होगी, जब 1000 खत्म हो जाएगा, तो इस डेट को डिसाइड करता है। टू डिटरमाइन द डेट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे फॉर ईच ईयर द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट ईयर, उस साल के ईयर, दैट अर्थ बायो कैपेसिटी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कि उसके फुटप्रिंट को, उसकी मांग को किस तारीख तक वो पूरा कर पाएगा, उसके बाद जो होगा वो ओवरशूट हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट डे इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द प्लैनेट्स बायो कैपेसिटी बाय ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मल्टीप्लाइंग बाय 365 द नंबर ऑफ डेज इन ईयर। देखो ये रहा, इसका फॉर्मूला ये है, अर्थ बायो कैपेसिटी बटे ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इनटू में क्या आ जाएगा, 365। ये इसका फॉर्मूला है। ऊपर क्या आएगा, अर्थ की बायो कैपेसिटी, नीचे क्या आएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इनटू में क्या आएगा, 365 है। ठीक है, आगे देखो, द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स ऑफ द यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, इसके जो थे एंड्रयू स्मिथ, इन्होंने, सिम्स इन्होंने, और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने 2006 में इस संकल्पना को लाए थे। देखो, द कंसेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रयू सिम्स ऑफ द यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन which partnered with Global Footprint Network in 2006 to launch the first global Earth Overshoot Day campaign. At that time, Earth Overshoot Day fell in October. तो ये जो पहली बार जो कैंपेन लाया गया था वो एंड्रयू सिम्स जो कि किसके थे, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के थे। उन्होंने किसके साथ सहयोग किया, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ 2006 में, और पहली बार इस कैंपेन को लाया। और तब कब आता था, अक्टूबर में। WWF, the world's largest conservation organization, has participated in Earth Overshoot Day since 2007, और 2007 से WWF भी इसमें क्या कर रहा है, भागीदारी निभा रहा है। इसके आगे देखो, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन द ईयर 2003। 2003 में इसकी नींव रखी गई थी। इट्स की स्ट्रेटेजी हैज बीन टू मेक अवेलेबल रोबस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डाटा। ये क्या करता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के डाटा को प्रोवाइड कराता, और इस डे के डिसाइड में क्या करता है, सहायता करता है। तो याद करना, देखो सिंपल याद है, इसमें करना क्या है, ओवरशूट डे क्या है, वो दिन जिस दिन हमारा क्या हो जाता है, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं एक साल के, वही क्या है, अर्थ ओवरशूट डे। जिस दिन ये 1000 मछलियां खत्म हो जाएंगी वही क्या है, ओवरशूट डे। और इसके बाद का जो है वो हमारा घाटा है, और हमें कितना घाटा है, 60% का। हमें 0.6 अर्थ और चाहिए अगर हम इसको नापे तो
तो हम 1.6 अर्थ के क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो पीछे वाला क्या होगा, लगातार वो 0.6 कम होता चला जा रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या होना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वही क्या करता है, इसमें मदद करता है इस डे को डिसाइड करने में। और देखो जो जो बायो कैपेसिटी है उसको ग्लोबल हेक्टर में मापा जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में। ठीक है, उसको मापने की इकाई क्या है, ग्लोबल हेक्टेयर। तो ग्लोबल हेक्टेयर में इसे मापा जाता है। तो यही था आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायो कैपेसिटी, इसके बाद आपका अर्थ ओवरशूट डे। तो ये तीनों संकल्पनाएं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो, तो ये सब में यूज हो जाता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा मुद्दा रह गया था पिछली क्लासेस में, ग्लोबल स्ट्राइक, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। देखो इसमें क्या हुआ था कि सितंबर में 20 से 27 सितंबर के अंतर्गत हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, कम से कम 2000 शहरों में। तो 2000 शहरों में लगभग भी क्या हुआ था, सितंबर में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आए थे। तो आए किसके लिए थे, क्लाइमेट के लिए। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके जो खतरे हो रहे हैं उसके प्रति क्या करने के लिए, विरोध करने के लिए ये लोग सड़कों पर आए थे। क्योंकि उसके बाद सबमिट होने वाले थे, हमारा जो मैड्रिड का सबमिट होने वाला था। तो उन सब में क्या हो, लोग क्या करें, कंट्रीज के जो मुखिया हैं वो कोई डिसीजन ले पाए जलवायु के प्रति, क्या हो सके, जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर हो पाए। देश अपने 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 जो मुखिया हैं वो अपने देशों में जाकर क्या कर सके, कुछ सख्त एक्शन ले पाए, इसके विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये मूवमेंट चलाया था, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। सरकारों पर दबाव बनाने के लिए कि आप क्लाइमेट चेंज के प्रति गंभीर हो। ये एक क्या है, गंभीर खतरा है मानवता के सामने, आपको इसके संदर्भ में कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, आपको अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना होगा। तो उस सब के संदर्भ में ये सब हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन मोर देन 2000 cities across the world are holding demonstration under the फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट। ये मूवमेंट था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। इसे ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी कहा गया। तो ये मूवमेंट के तहत ये लोग क्या आए थे, सड़कों पर आए थे। क्या कहते हैं इसको, FFP कहते हैं। देखो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, देखो यही है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट के तहत क्या हुए थे, लोग सड़कों पर आए। इसे क्या कहा गया, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी कहा गया। द फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट ऑल्सो नोन एज यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट। इसे ये भी कहा गया है यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 2018 में। देखो इसकी नींव किसने रखी है, इसकी नींव रखी है ग्रेटा थनबर्ग ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने जाकर क्या किया था, धरना दिया था। ठीक है, तो वहीं से ये क्या, वो हर फ्राइडे वहां जाती थी, इसलिए कि स्वीडिश पार्लियामेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर हो और अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए। तो इस सब के लिए उन्होंने कहा था कि जब तक मैं यहां से नहीं उठूंगी, जब तक क्या हो आप अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं करते। तो उसी के संदर्भ में वहीं से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये फैलता चला गया। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई स्वीडिश स्टूडेंट ग्रेटा थनबर्ग टू प्रोटेस्ट आउटसाइड स्वीडिश पार्लियामेंट फॉर मोर एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में आप अधिक एक्शन ले। शी हैड कॉल्ड फॉर ए स्ट्राइक एवरी फ्राइडे अंटिल द स्वीडिश पार्लियामेंट रिवाइज्ड इट्स पॉलिसीज टुवर्ड क्लाइमेट चेंज। उसने कहा था कि मैं हर शुक्रवार स्ट्राइक करती रहूंगी जब तक कि आप अपनी पॉलिसीज में चेंज नहीं करते। ग्रेजुअली स्टूडेंट्स एंड अडल्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टेड मोबिलाइजिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकल सिटीज हॉल इन दियर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। धीरे धीरे अन्य देशों में भी ये क्या हो गया, फैल गया। द एम ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक इज टू कॉल ऑन मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्टर्ब बिजनेस एज यूजुअल, कि अपने नॉर्मल बिजनेस को क्या करें, आप बाधित करें, बाय टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में पार्ट लें, एम्फेसाइजिंग द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि सरकारें क्या करें, क्लाइमेट चेंज के प्रति, उसके खतरे के प्रति क्या हो सके, गंभीर हो सके, और अपनी पॉलिसीज में वो क्या लाएं, चेंज लाएं। तो यही था आपका कौन सा, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। इसका जो था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट भी कहते हैं, यूथ स्ट्राइक भी कहते हैं, ये सब इसके नाम है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए फ्राइडेज फॉर फ्यूचर किसके लिए, तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज के प्रति विरोध करने के लिए जो स्ट्राइक्स हुई थी उनको नाम दिया गया है। ठीक है, और ये हुई क्या थी, मास लेवल पर सितंबर में, 20 से 27 सितंबर 2019 में। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, तो ये भी देख लिया। अब देखो
अरे भाई आ गया हो। अब आता है वेस्टलैंड एटलस 2019। तो वेस्टलैंड एटलस भी जारी हो गया 2019 का, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है। इसको जारी कौन करता है, सबसे पहले तो यही देखना होगा कि इसे जारी कौन करता है। तो देखो, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो डिपार्टमेंट कौन सा है, लैंड रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट। इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसके साथ इसका सहयोग है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो पार्ट है इसमें से। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो लैंड का पता लगाएंगे। जैसे हमने क्या किया था, वन स्थिति रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर का आकलन भी किससे किया गया था, रिमोट सेंसिंग से तो किया था। रिसोर्स 2 के माध्यम से, LIS-3 था जो कैमरा था वो सब। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया गया। और दूसरा कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज भाग लिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है कि वेस्टलैंड एटलस 2019 में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड का स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, किस स्टेट में कितनी है, ये बताया गया। और कैटेगरीज वाइज बताया गया किस कैटेगरी में किस तरह की है। हिल एरिया में कितनी है, बैरन लैंड कितनी है, उसके बाद आपके ये मार्शी लैंड कितना है। अलग अलग कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरीज में लैंड आती है। तो उन कैटेगरीज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज बताया गया है कि आपकी वेस्टलैंड कौन कौन सी है। तो याद रखना, जो डेटा जो दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और स्टेट वाइज है। ठीक है, और इसमें देखो आधार वर्ष क्या है, चेंज किस किस के बीच में बता रहा है, 2008-9 से 2015-16 के बीच के चेंज को बता रहा है। द चेंज इन वेस्टलैंड बिटवीन 2008-9 से 2015-16 हैव बीन प्रेजेंटेड इन द एटलस। 2008-9 से 2015-16 के बीच जो भी चेंज हुआ है उसे बता रहा है वेस्टलैंड एटलस 2019। इसके बाद देखो, उसने बताया कि इंडिया में क्या है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड है। हमारे पास जो एरिया, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 2.4%, जहां 18% जनसंख्या रहती है। तो 2.4% तो हमारे पास लैंड एरिया है और यहां पर जनसंख्या कितनी है, 18%। तो पर कैपिटा जो लैंड आ रही है वो कितनी है, 0.12 हेक्टेयर आ रही है। पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड जो आती है प्रति व्यक्ति को वो कितनी है, 0.12। कैसी लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है। टोटल लैंड की बात नहीं कर रहा है, कितनी कह रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड को 0.12 है, जो कि विश्व में कितनी है, 0.29। अगर एवरेज लें विश्व का तो वो कितना है, 0.29। और भारत में देखें प्रति व्यक्ति एग्रीकल्चरल लैंड कितनी आती है, वो कितना है, 0.12 हेक्टेयर है। तो ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा देखो, इन्होंने बताया कि द एफर्ट हैज रिजल्टेड इन एस्टिमेटिंग द स्पेशल एक्सटेंट ऑफ वेस्टलैंड फ्रॉम द एंटायर कंट्री टू द ट्यून ऑफ, इतनी मिली है 55.76, 55.76 मिलियन हेक्टेयर। कितनी है, मिलियन हेक्टेयर। 55.76 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या हुई है, इस साल मिली है। और 2015-16 में इसकी तुलना में 2008-9 में कितनी थी, 56.60। ये लैंड पहले थी, ये अब है, अर्थात यहां से यहां में क्या हुई है, कमी हुई है। लास्ट टाइम पर कितना था 2008-9 में, 56.60, और इस बार कितना है, 55.76। तो क्या हुई है, वेस्ट लैंड में कमी आई है। तो ये भी प्रमुखता से ध्यान रखना है कि पिछले बार की तुलना में इस बार में क्या हुई है, वेस्टलैंड में कमी आई है 2008-9 की तुलना में। इसके बाद इसमें क्या बताया है, ये जो था परसेंटेज में देखें तो ये कितना है, 16.96% है, जो पिछली बार कितना था, 17.21। इसको देखूं तो ये है 17.21 और ये क्या है, 16.96। तो ये पिछली बार 17.21 था, अब कितना हो गया, 16.96% एरिया। और एरिया में देखूं तो क्या है, 56.60 और 55.76। तो इसमें क्या आई है, कमी आई है।
तो वेस्टलैंड में हमारे ओवरऑल क्या आ गई है, कमी आई है। और दूसरी बात, ये कितनी कमी आई है, तो यहां देखो नेट में जो कमी आई है 0.84 है। ये जो है ये 0.84 मिलियन हेक्टेयर है। ये जो कमी आई है ये क्या है, 0.84 मिलियन हेक्टेयर। और परसेंटेज में देखें तो 0.26% की क्या आई है, कमी आई है। ये जो है ये कितना है, 0.26, और ये कितना है, 0.84 मिलियन हेक्टेयर। ये रहा 0.84 मिलियन हेक्टेयर की क्या आई है, कमी आई है, जो कि 0.26% बनाता है। तो यही इसका सारा है। इसके बाद इसमें क्या कहा है कि कमी किस किस में आई है, तो बोल रहा है डेंस स्क्रब में, मार्शी लैंड में जो दलदली इलाका है, और सैंडी एरिया जो क्या है, सैंड वाला क्षेत्र है उसमें, और डिग्रेडेड पास्चर जो निम्नीकृत चारागाह है उनमें, उनमें कमी देखने को मिली है। कौन कौन से, देखो डेंस स्क्रब, मार्शी लैंड दलदली क्षेत्र, सैंडी एरियाज बालू वाले क्षेत्र, और डिग्रेडेड पास्चर जो निम्नीकृत डिग्रेडेड पास्चर है, निम्नीकृत चारागाह है। तो इन चार में कमी देखने को मिली है। कौन कौन से, डेंस स्क्रब, मार्शी लैंड, डिग्रेडेड पास्चर और सैंडी एरिया, इनमें कमी देखने को मिली है। और टोटल मैंने आपको बता ही दिया कमी कितनी हुई है, 0.84 की कमी हुई है मिलियन हेक्टेयर की, जो परसेंटेज में 0.26 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ राज्यों में पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, वो कौन कौन से हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल। इन सब में आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। इन एरिया में पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। तो ये था आपका वेस्टलैंड एटलस। इससे पहले 2002 में जारी हुआ, 2005 में, 2010 में, 2010 एंड 11, अब ये कौन सा आया, 2019 में आया। ठीक है, 5th एडिशन है ये इसका वाला। 2000 में आया, 2005 में आया, 2010 में आया, 2011 में आया, और अब 2019 में है। तो इसका 5th एडिशन है ये इस एटलस का। तो बस इसमें मुख्य मुख्य बातें याद रखना, कौन से डिपार्टमेंट ने जारी किया, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने जारी किया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सहायता ली गई है। हमारे लैंड में क्या हुई है, वेस्ट लैंड में कमी आई है, जो पहले कितना था, लगभग 56 पॉइंट कुछ था, 60 था, जो कि 55.76 हो गया। बेस ईयर याद रखना 2008-9 था, और अब लिया कौन सा गया, 2015-16, इन दोनों के बीच के अंतर को बता रहा है। तो इतने परसेंट की क्या हुई है, 0.26 की कमी हुई है, और 0.84 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। वेस्टलैंड पहले की तुलना में कम हुआ। बस यही सारा है इसका। आगे चलते हैं। अब देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, बीचेस के लिए जारी हुए हैं। तो देखो ये क्या है, ब्लू फ्लैग क्या है, ये इको लेबल्स हैं कि इको लेबल्स का अर्थ क्या, कि पर्यावरण की दृष्टि से कोई उत्पाद या कोई सर्विसेज कितनी अनुकूल है, उसी को बताता है इको लेबल। अगर ब्लू फ्लैग है तो ये पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्या है, बेहतर है, अच्छा है, उसको नुकसान नहीं ज्यादा पहुंचाते हैं, यही बताता है आपका इको लेवल। तो ब्लू फ्लैग इसी चीज को बताता है, ये एक तरह का इको लेवल है। तो ये दिया किस किस को जाता है, हमारे यहाँ बात चल रही है बीचेस की, इसके अलावा भी कई चीजों को दिया जाता है। देखो ब्लू फ्लैग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलेंट्री इको लेवल्स। ये इको लेवल है एक तरह का, अवॉर्डर टू बीचेस, बीच को दिया जाता है। मेरीनाज, मेरीनाज क्या होते हैं, जहां छोटी छोटी नावें खड़ी होती हैं, जाके जहां टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहां छोटी छोटी नाव खड़ी होती हैं, उनको बड़े बंदरगाह नहीं होते हैं, छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं। तो बीचेस, मेरीनाज एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर, जो ऐसे टूरिस्ट बोट ऑपरेटर जो क्या है, पर्यावरण को अनुकूल है, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो 3 लोगों का 3 तरह के ये दिए जाते हैं, किसको, बीचेस को, मैरीनाज को, और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को। ठीक है, अब बात चल रही है किसकी, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस। हम इन कैटेगरीज में इस बीचेस की बात कर रहे हैं, इन बीचेस को क्या दिया गया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। तो इसको पहले मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं, फिर समझाता हूं इसे। देखो ये रहा, व्हाट इज ए ब्लू फ्लैग बीचेस। ठीक है, ए बीच विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड फॉर ऑल राउंड हाई क्वालिटी। इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए इसे क्या दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। देता क्या है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, 33 तरह के, नीड्स टू मीट 33 स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इन सब कैटेगरीज के 33 स्टैंडर्ड्स हैं, 33 स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप उनको पूरा करते हो तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है कि वहां पानी की गुणवत्ता अच्छी है, कचरे की रिसाइकलिंग हो रही है नहीं हो रही है,
वहां पर लोगों की सूचना के लिए, पर्यावरणीय सूचना के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ बोर्ड लगाया है नहीं लगाया, वो सब चीजों को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, इसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब देखो इसका फायदा भी है, अगर इसे मैं पर्यावरण मित्र कहूंगा, अगर कोई बीच पर्यावरण मित्र है, वहां पर क्वालिटी अच्छी है, तो लोगों का वहां आना जाना भी क्या होता है, टूरिस्ट का बढ़ता है, जिससे उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और पर्यावरण भी क्या रहेगा, सही रहेगा। तो दोनों की दृष्टिकोण से ये क्या है, बेहतर है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी और इनके आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी, दोनों को यह करता है, बैलेंस कर देता है। तो 33 क्राइटेरियाज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके आधार पर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। भारत में 13 बीचेज इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, 13 हैं, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के क्या है, द्वीप इसमें शामिल है। इन स्टेट्स के क्या है और यूटीज के बीच शामिल हैं। कौन कौन से, देखो ये रहा उड़ीसा, फिर क्या आएगा, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इन सब के द्वीप बीच इसमें आए हैं। अब देखो ये देता कौन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। अमंगेस्ट मेंबर कंट्री, जो इसके मेंबर सदस्य हैं उसके में क्या कर रहा है, ये देती है FEE, ठीक है। तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब देखो, अब पढ़ दूं, देखो ब्लू फ्लैग दिया तो किसको जाता है, बीचेस को, मैरीनाज को, और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को, ठीक है। ऐसे बोटिंग ऑपरेटर जो क्या करते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, पर्यावरण मित्र तकनीक अपनाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। अब देखो इसमें बताया क्या कि स्पेन टॉप्स द लिस्ट विद 566 सच बीचेज। स्पेन के पास कितने, सबसे ज्यादा बीच कहाँ है, स्पेन में है 566, फिर ग्रीस की बारी आती है और फिर फ्रांस की बारी होती है, ठीक है। सॉरी, इसके बाद देखो, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ था, एंड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप सिंस 1987, और पूरे यूरोप में फिर ये 1987 में फैला। 2001 में इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन एरिया आउटसाइड यूरोप व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइन। सबसे पहले तो ये कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ 1985 में, 1987 में यूरोप में हुआ, और यूरोप के बाहर ये कब आया, 2001 में, जब साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, तो वहां पर कुछ बीच को ये क्या किया गया था, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द ब्लू फ्लैग, ए सीरीज ऑफ स्ट्रिंगेंट इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एंड मेंटेन। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको पार करना पड़ेगा, देखो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, बाथिंग वाटर क्वालिटी, नहाने का जो पानी उसकी क्वालिटी कैसी है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है और संरक्षण किया जा रहा है, सेफ्टी एंड सर्विसेज ऑन द बीचेज, वहां पर सेफ्टी कैसी है, सर्विसेज कैसी हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, ये ब्लू फ्लैग देते हैं। तो याद रखना है कितनी सर्विसेज, कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 33 क्राइटेरियाज हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, उसके आधार पर दिया जाता है। देयर आर नियरली 33 क्राइटेरियाज दैट मस्ट बी मेट टू क्वालिफाई फॉर ए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, सच एज द वाटर मीट सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, की पानी की कुछ स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हैविंग वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, वेस्ट डिस्पोजल की भी क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। बीइंग डिसेबल्ड फ्रेंडली, डिसेबल्ड के क्या हो, मित्र हो, उनके लिए क्या हो, अलग से पाथ बने हो, सुविधाएं हो उनके लिए। हैव फर्स्ट एड इक्विपमेंट, और फर्स्ट एड के जो इक्विपमेंट हैं वो भी होने चाहिए। इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अर्थात कि वहां पर सुविधाएं भी हो, वहां की गुणवत्ता भी अच्छी हो, प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल हो, तब ये क्या करते हैं, उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है किसी बीच को। द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेस एंड मैरीनाज इज रन बाय द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये FEE जो है वो क्या है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। इसका FEE वॉज स्टेब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1985 एंड गॉट एक्सटेंडेड टू एरियाज आउटसाइड यूरोप सिंस 2001, और यूरोप के बाहर 2001 से जा रहा है। बस यही इसमें आपको याद रखना था। भारत में चंद्रभागा बीच ऑन कोनार्क कोस्ट इन ओडिशा वाज द फर्स्ट इन एशिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन।
भारत में जो, या यूं को एशिया में जो पहला ब्लू फ्लैग जो मिला था वो किसे मिला था? चंद्रभागा बीच को मिला था, कोणार्क कोस्ट पर, उड़ीसा में। तो भारत का पहला बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला था, या एशिया का पहला बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला था, वो कौन सा था? चंद्रभागा बीच था, कोणार्क कोस्ट के तट पर, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। इनमें ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुना हुआ रहता है तो याद रहता है। ये इसकी लिस्ट है, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको इस तरह का डायग्राम दिख जाएगा। इसमें देखो, गुजरात में, दीव में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, केरला में, लक्षद्वीप में, इन बीचेस के नाम याद कर लेना। कई बार कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा बीच कौन से स्टेट में है, तो ऐसा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। इनमें से क्या करेगा, वो मिलान करने का दे देगा, या किसी एक बीच को उठा देगा और पूछ लेगा किस स्टेट में ये मिलता है। तो इनका मिलान करना वो दे सकता है। तो इन बीचेस के नाम याद रख लेना कौन से स्टेट में है, बस एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। तो ये आपको गूगल पर कहीं पर भी मैप मिल जाएगा, तो इसको आपको देखना होगा। इसके बाद देखो, कुछ कुछ इंडेक्सेस हैं जो हम देख लेते हैं। तो पहला इंडेक्स कौन सा है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2 जारी हुआ है, नीति आयोग ने इसे जारी किया। नीति आयोग फर्स्ट लॉन्च द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन 2018। 2018 में पहला आया था, एज ए टूल टू असेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट यूटीज इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधनों का जो राज्यों के द्वारा बेहतर प्रबंधन के लिए, जल संसाधनों के क्या हो, बेहतर प्रबंधन के लिए और उसको सुधारने के लिए ये जारी किया गया था। देखो यही लिखा है, एज ए टूल टू असेस, उसको मापने के लिए, और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के प्रभावी या बेहतर प्रबंधन में उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, और उसको मापने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि वो संसाधनों का, जल संसाधनों का जो प्रबंधन है वो किस तरह कर रहे हैं। तो उनमें इनकी रैंकिंग लगाते हैं कि कौन सा स्टेट जल संसाधनों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर रहा है, कौन सा स्टेट जल संसाधनों का प्रबंधन बेहतर कर रहा है, उसके आधार पर इनकी क्या करी जाती है, रैंकिंग की जाती है। ताकि क्या करें, रैंकिंग लगाएंगे तो इनमें क्या होगा, अपने को इम्प्रूव करने की आएगी, अंदर आएगा कि हम भी क्या करें, कि अपने स्टेट को आगे लेके जाएं और इसकी रैंकिंग को सुधार करें। तो स्टेट क्या होंगे, अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए जो ये मैनेजमेंट है इनका वो बेहतर करेंगे, जिससे उनकी रैंकिंग में क्या होगा, सुधार होगा। तो यही, इसीलिए ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2 लाया गया है। तो याद रखना, उनकी परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, मापने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए ये लाया गया है। CWMI 2 रैंक्स वेरियस स्टेट फॉर द रेफरेंस ईयर 2017-18 एज अगेंस्ट द बेस ईयर 2016-17। तो ये 16-17 के मुकाबले 2017-18 को मापता है। तो ये 2017-18 की कंडीशन को बता रहा है, और किसके आधार पर, 2016-17 की। तो याद रखना, जो ये इंडेक्स है ये 2016-17 को बेस मानता है और 2017-18 की सिचुएशन को बताता है। तो इस दौरान इसको मापा गया। तो सबसे पहला कौन सा है, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर MP, फिर गोवा, फिर कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो ये इनकी रैंकिंग है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, देखो नाम से ही है ना, वाटर मैनेजमेंट, कि जल संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं। तो उसको क्या करता है, ये आंकता है। तो सबसे ऊपर जगह किसकी है, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश, फिर गोवा, फिर कर्नाटक। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में सबसे ऊपर नाम है हिमाचल का, फिर उत्तराखंड का, फिर त्रिपुरा, फिर असम। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में सबसे ऊपर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा और फिर असम। इधर आओ, इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन इंडेक्स, चेंज किसमें सबसे ज्यादा हुआ, 2016-17 के लेवल से। देखो 2016-17 है ना, तो इससे 2017-18 में किसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, वो कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन जनरल स्टेट एंड उत्तराखंड रैंक एट फर्स्ट पोजीशन अमंगस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। इन स्टेट में जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें सुधार हुआ है, वो कौन सा है, उत्तराखंड। और इन स्टेट में जिसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, वो कौन सा है, हरियाणा। तो ये आपका है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये जारी कौन करता है, नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है।
ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन्हें देख लेते हैं, सुना हुआ है तो याद रहेगा आपको, वहां एग्जाम में आ जाए तो। अब आगे देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखो अब ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, किसको बताता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या है। तो ये जारी कौन करता है? सबसे पहले बाय इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया था। जर्मन वॉच बेस्ड इन बॉन एंड बर्लिन, जो बॉन और बर्लिन पर आधारित है जर्मनी में, इज एन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक विकास और पर्यावरणीय संस्था है, विच वर्क फॉर सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट, जो सतत वैश्विक विकास के लिए क्या क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो बस इतना याद रखना है, किसने किया है? जर्मन वॉच जारी करता है। इन सब में इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन जारी कर रहा है, उस संस्था का नाम और है क्या वो। कौन जारी कर रहा है? जर्मन वॉच जारी कर रहा है कहाँ की? जर्मनी की, ठीक है। और देखो कर क्या रहा है ये, देखो अब ये बताता है कि जित कोई भी देश या क्षेत्र जो है, इसमें क्या बताया है? क्लाइमेट रिस्क। ये बताता है कि कोई भी जो देश है या क्षेत्र है, वो जलवायु संबंधी या मौसम संबंधी जो आपदाएं आती हैं उससे कितना प्रभावित होता है। इससे मौसम संबंधी जो आपदाएं या घटनाएं हैं उनसे कोई देश कितना या कोई क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है, उसको नापता है ये। देखो, द इंडेक्स एनालाइज द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज एंड रीजन हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंपैक्ट ऑफ वेदर रिलेटेड लॉसेस इवेंट। जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं उनसे कोई देश या क्षेत्र कितना प्रभावित होता है, तो उससे कितना उस रिस्क है। तो जैसे स्टॉर्म्स हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव, ये सब कैसे हैं? मौसम संबंधी हैं। ये भूकंप से, ज्वालामुखी से, इन सब से बात नहीं करेगा। किससे बात कर रहा है? मौसम संबंधी जो आपदाएं हैं, वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट है, उनसे कितना प्रभावित हो रहा है कोई देश या क्षेत्र। तो इसमें मेन जो चीज है वो इसी पर ध्यान रखना है, ये वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट। इनसे ये क्या करता है? बताता है कि इनका कितना प्रभाव पड़ रहा है किसी देश पर या रीजन पर। बस इतना ही इसमें मेन है कि ये किसको बता रहा है? वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट से कितना कोई देश या क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। कहाँ की है वो? जर्मनी की, ठीक है। अब वर्स्ट इफेक्टेड इन 2018 में जापान रहा है, फिर फिलीपीन, फिर जर्मनी, फिर मेडागास्कर और फिर इंडिया। ये इनका सीक्वेंस है। भारत नंबर 5 पे, देखो 1 2 3 4 और 5। सबसे ज्यादा जापान, फिर फिलीपींस, फिर जर्मनी, फिर मेडागास्कर और फिर इंडिया। इंडिया 5वें नंबर पर है, और इंडिया की रैंक पहले 14वीं थी, अब 5वीं पे आ गया, देखो। और अगर इन सालों की बात करें 1999 से 2018 की, तो इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इंडेक्स में प्यूर्टोरिको सबसे पहले है, फिर म्यांमार और फिर हैती है। तो इनका ये सीक्वेंस है। लॉन्ग टर्म में ये है सीक्वेंस, और शॉर्ट टर्म 2018 में ये सीक्वेंस है कि 2018 में ये सीक्वेंस रहा है जो इससे प्रभावित रहे हैं, वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स से। इसके बाद देखो, इंडिया विच सफर्ड वाटर शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर एंड वर्स्ट फ्लडिंग होल्ड द 5th पोजीशन। भारत में क्या क्या हुआ देखो, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी रही, क्रॉप फेलियर रहा, और क्या रही? बाढ़ की स्थिति रही। इसलिए भारत का नंबर क्या है? 5वां है। इन कंडीशंस की वजह से, बाढ़ की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से और पानी की कमी की वजह से भारत को क्या दिया गया? 5वां स्थान दिया गया है। इट हैज फॉलन फ्रॉम द इट्स 14th रैंक, 14वीं रैंक से ही नीचे गिरा, 5वें पर आ गया है। इट मोस्ट बाई क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वेदर फेनोमेना इन 2017 में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। इंडिया हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैटिलिटीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में हाइएस्ट मोर्टेलिटी रही है, मृत्यु बहुत ज्यादा रही है। एंड द सेकेंड हाइएस्ट मॉनेटरी लॉसेज फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट इन 2018। और दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति हुई है क्लाइमेट रिलेटेड फेनोमेना से। इन इवेंट से सबसे ज्यादा नुकसान में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। मृत्यु दर में भारत का स्थान कैसा है? मृत्यु में सबसे पहला। फैटिलिटी सबसे ज्यादा भारत में रही है। लॉसेज में सेकंड नंबर पर रहा है। 14वें से कौन सी पोजीशन पर आ गया? 5वीं पर। उसका रीजन क्या है? क्रॉप फेलियर, वाटर शॉर्टेज एंड फ्लडिंग, बाढ़ के कारण। जापान, फिलीपीन, जर्मनी, मेडागास्कर, इंडिया, ये याद रखना है। 14वीं से 5वीं स्टेशन पर आ गया है। जर्मन वॉच जारी करता है, बस यही सब इसमें आपको याद रखना है। इससे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये भी इंडेक्स आया है। देखो, CCPI इज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। देखो ये क्या है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। देखो इसका नाम क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, बस इसके अंदर लगा दो यहां पर प्रोटेक्शन। क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रोटेक्शन में क्या परफॉर्मेंस है, इसको नापता है। देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो क्लाइमेट चेंज के प्रति कितना प्रोटेक्शन है उस परफॉर्मेंस को नापता है कौन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यही बता रहा है, देखो ये लिखा, CCPI इज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस, कि क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रोटेक्शन में उनका क्या परफॉर्मेंस है उसको मापता है। क्लाइमेट चेंज के प्रति प्रोटेक्शन में उनका क्या परफॉर्मेंस है, कितना वो उसके प्रति प्रोटेक्टेड है। तो इसमें क्या क्या वो करता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसने क्या क्या किया है इसमें। तो इसमें क्या है, इट मेजर्स द इमिशन, उत्सर्जन को नापता है, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को देखता है, एंड क्लाइमेट पॉलिसीज को देखता है। इन तीन चीजों को देखता है कि वो कितना प्रतिरोधक है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, उनमें क्या प्रयास कर रहा है। तो इमिशन को देख रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को देखता है और क्लाइमेट पॉलिसीज को देखता है। 57 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, 57 देश और EU को, इन सब देशों की क्या करेगा, क्लाइमेट पॉलिसी को देखेगा, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर को देखेगा, और इसके क्या करेगा, उत्सर्जन को देखकर ये क्या बताएगा कि ये क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन में कितना काम कर रहे हैं। तो उसमें परफॉर्मेंस को नापता है। तो ये भी किसने डेवलप किया है, जर्मन वॉच ने किया है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा ये विकसित किया गया, डेवलप्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा इसे डेवलप किया है। The USA followed by Saudi Arabia was designated as topmost polluter। सबसे ज्यादा पोल्यूटर कौन है, USA, और उसके बाद सऊदी अरेबिया को माना। इनमें, पूरी दुनिया में नहीं, उसमें हमने बात की थी एमिशन गैप रिपोर्ट में, सीक्वेंस वो है। इसने बताया कि USA सबसे ज्यादा इन 57 और EU में, USA उसके बाद सऊदी अरेबिया। स्वीडन इज द लीस्ट पोल्यूटर फॉलोड बाय डेनमार्क, स्वीडन सबसे कम है, उसके बाद डेनमार्क। इंडिया हैज बीन रैंक 9th, इंडिया की रैंक कौन सी है, 9वीं रैंक है। तो ये सब आपके थे क्या, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस खत्म होते हैं, बाकी अब हम क्या करेंगे, कल देखते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। तो इसमें बेसिक जो हमने पढ़ा वो PES देखा था, अर्थ ओवरशूट डे देख लिया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देख लिया, तो और थोड़े बहुत हमने क्या देख लिए, इंडेक्सेस देख लिए। तो अब बाकी का हम क्या करेंगे, अब कल देखते हैं। थैंक यू।